सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे चेन्नई अंडमान निकोबार सबमरीन केबल परियोजना का उद्घाटन। इस परियोजना से देश के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी तेज और भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सर्विसेज की बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। विस्तार से दिखाएंगे आपको ये खबर। साथ ही प्रधानमंत्री ने 8.5 करोड़ किसानों को जारी की है 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त। एग्री इंफ्रा फंड हुआ लॉन्च। किसानों को कितना होगा फायदा, होगी इसकी भी बात। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़े कदम के ऐलान की भी होगी बात। रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय 101 से अधिक वस्तुओं पर आयात एम्बार्गो पेश करेगा। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर आत्मनिर्भर भारत के लिए नई रूपरेखा भी पेश करेंगे प्रधानमंत्री। इन तमाम खबरों के अलावा कोरोना से जुड़ा अपडेट, देश विदेश की तमाम और बड़ी खबरें, मौसम का हाल भी। आइए विस्तार से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी ओएफसी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे इन द्वीपों में भरोसेमंद, मजबूत और हाई स्पीड वाली दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधाओं की उपलब्धता उपभोक्ताओं की दृष्टि के साथ साथ रणनीतिक और गवर्नेंस उद्देश्यों से भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी, पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से भी जोड़ेगी। इससे भारत के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी तेज और अधिक भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिल पाएंगी। तकरीबन 1,224 करोड़ रुपए की लागत से चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर और 7 द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर लगभग 2300 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई है। सबमरीन ओएफसी लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2x100 जीपीबी की बैंडविड्थ देगा। इन द्वीपों में भरोसेमंद, मजबूत और हाई स्पीड वाली दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधाओं की उपलब्धता उपभोक्ताओं की दृष्टि के साथ साथ रणनीतिक और गवर्नेंस उद्देश्यों से भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। बेहतर दूरसंचार और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से द्वीपों में पर्यटन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन जैसी ई गवर्नेंस सेवाएं भी मिलने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछाई गई केबल संपर्क सुविधा के उद्घाटन से पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डिजिटल माध्यम से देश और दुनिया से जुड़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि ये द्वीप समूह आत्मनिर्भर भारत में प्रमुख भूमिका निभाएगा। केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार के कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश का संतुलित विकास आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखकर उनकी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार भले ही एक जगह से काम करती हो, लेकिन उसके कार्यों का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यक्रमों का लाभ समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति ही नहीं, बल्कि देश के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश का संतुलित विकास आवश्यक है। हमने सुनिश्चित किया है कि सरकार भले ही एक जगह से काम करती हो, लेकिन उसके कार्यों का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। हमने समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति पर ही सिर्फ वही नहीं, बल्कि देश के आखिरी छोर में बसे व्यक्ति पर भी फोकस किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने भारत की आजादी के आंदोलन को ताकत दी, उसकी आत्मनिर्भर भारत के लिए, नए भारत की रक्षा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी व्यापक भूमिका है। उन्होंने कहा कि इसी को समझते हुए 2017 में ही द्वीप समूह विकास एजेंसी का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछाए गए केबल संपर्क सुविधा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाएं बेहतर होंगी। जब इस परियोजना का लोकार्पण हो जाएगा तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा सुधार आएगा। मुझे विश्वास है कि कोरोना के समय में
मिल रही इस सुविधा से अंडमान निकोबार द्वीप में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बैंकिंग और दूसरी सेवाओं में ऑनलाइन सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलना संभव हो पाएगा। आपको भी और अंडमान में टूरिज्म और दूसरे व्यापार कारोबार से जुड़े साथियों को भी इस तरह वर्चुअली देश और दुनिया से जुड़ने में अब कोई समस्या नहीं आएगी। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। समुद्र के भीतर बिछा ये केबल पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट को भी जोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा की एक नई योजना शुरू की है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की। यह योजना सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण और फसल उपरांत कृषि अवसंरचना में किसानों, पैक्स, एफपीओ, कृषि उद्यमियों की सहायता करेगी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों को 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की एक नई योजना की शुरुआत की। कृषि अवसंरचना निधि ब्याज माफी और ऋण गारंटी के जरिए फसल उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक कर्ज वित्त पोषण सुविधा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना किसानों और कृषि क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता में बढ़ोतरी करेगी। देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष होगी। मंत्रिमंडल द्वारा योजना को अनुमोदित किए जाने के केवल 30 दिनों के बाद 2,280 से अधिक कृषक सोसाइटियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की पहली मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे फसल उपरांत प्रबंधन समाधानों में निवेश करने और जैविक और प्रतिबलित खादों जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थिति का निर्माण करने की विशाल संभावना है। इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, एफपीओ उनको वेयरहाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। 1 लाख करोड़ रुपया इस काम को गति देने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छठी किस्त भी जारी की। इस हस्तांतरण के साथ ही इस योजना के जरिए अब तक 10 करोड़ से अधिक किसानों को 90,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है, जिसे सशक्त करने के लिए मोदी सरकार 6 वर्षों से प्रयासरत है। कृषि अवसंरचना निधि के बारे में ट्वीट करके अमित शाह ने कहा कि किसानों की आय दुगना करने और कृषि विकास के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन अथक प्रयासों से आने वाले समय में भारतीय कृषि विश्व स्तरीय होगी। रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा और अहम कदम उठाया है। सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के विदेश से आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। अब ये रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। ये बड़ा ऐलान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। सैन्य उपकरणों के आयात पर 2024 तक के लिए रोक लगाने की सरकार ने घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों से सलाह मशवरा किया।
और उसके बाद बड़ा फैसला लिया जो देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया है। सरकार ने सेना, वायुसेना, नौसेना, डीआरडीओ, रक्षा क्षेत्र से जुड़े सार्वजनिक उपक्रमों, आयुध बोर्ड और निजी उद्योग सहित सभी हितधारकों की राय लेने के बाद ये फैसला किया है। अब देश रक्षा क्षेत्र में अपनी क्षमताओं में इजाफा करेगा। सेना के तीनों अंगों द्वारा अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर ऐसी वस्तुओं के लगभग 260 योजनाओं को अनुबंधित किया गया था। अनुमान है कि अगले 6 से 7 साल में घरेलू इंडस्ट्री को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। इनमें से करीब 1,30,000 करोड़ रुपए की वस्तुएं थल सेना और वायुसेना दोनों के लिए अनुमानित हैं, जबकि नौसेना के लिए करीब 1,40,000 करोड़ रुपए की वस्तुओं के अनुबंध का अनुमान लगाया गया है कि भारत में 101 रक्षा ऐसी सामग्रियां होंगी जिनके आयात पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब बड़े बड़े हथियार और अन्य रक्षा सामग्री भारत में ही बनेंगे, उनका निर्माण भारत में होगा। अब उन्हें दुनिया के दूसरे देशों से अब इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने वाली इन 101 वस्तुओं की सूची में न केवल हल्की वस्तुएं शामिल हैं, बल्कि आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें, लड़ाकू जलपोत, सोनार प्रणाली, मालवाहक विमान, हल्के लड़ाकू विमान, रडार जैसे कुछ उच्च प्रौद्योगिकी हथियार प्रणालियां और हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। इस सूची में दिसंबर 2021 की सांकेतिक आयात प्रतिबंध के साथ पहियों वाले बख्तरबंद लड़ाकू वाहन भी शामिल हैं, जिनमें से 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित लागत पर सेना को करीब 200 AFV के लिए अनुबंध करने की उम्मीद है। इसी तरह नौसेना दिसंबर 2021 की सांकेतिक आयात प्रतिबंध तारीख के साथ पनडुब्बियों की मांग कर सकती है, जिनमें से करीब 42,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 6 पनडुब्बियों के अनुबंध की उम्मीद है। वायुसेना के लिए दिसंबर 2020 के सांकेतिक आयात प्रतिबंध के साथ हल्के लड़ाकू विमान LCA Mk-1A को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 123 हल्के लड़ाकू विमान LCA Mk-1A के लिए करीब 85,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध को 2020 से 2024 के बीच धीरे धीरे लागू करने की योजना है। इस कदम का मकसद भारतीय रक्षा उद्योग को सशस्त्र बलों, रक्षा बलों की जरूरत को पूरा करने के साथ साथ स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होना है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन संस्थाओं द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने और सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई अहम कदम भी अपनाए हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करेंगे। इसे लेकर रक्षा मंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके कहा है कि कार्यक्रम का आयोजन 3:30 बजे होगा। रक्षा मंत्री ने डिजिटल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जाएगा, जो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में देश को मजबूत बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। अगले सप्ताह मेरे साथियों, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करेंगे। एक प्रधानमंत्री के रूप में भारत को एक सशक्त और स्वाभिमानी देश बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। निश्चित रूप से इस साल भी लाल किले से वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कुछ नई रूपरेखा भी देश के सामने रखेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक मजबूत और भावनात्मक रूप से एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए अभियान चलाने की अपील की है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संगठन को उसकी अंतर्निहित क्षमता की पूर्ण अभिव्यक्ति का अवसर देने का आह्वान करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि इससे हमारा देश उन्नति के एक नए स्तर पर पहुंच सकता है। उपराष्ट्रपति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर फेसबुक पर लिखे एक लेख में कहा है कि इसके लिए हर नागरिक को सशक्त और सक्षम बनाना जरूरी है, जिससे उसे पर्याप्त अवसर मिल सके, उसे नवाचार के लिए परिवेश मिल सके और वो उन अवसरों का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल की। वो न केवल औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से मुक्त हुआ, बल्कि इसने गजनवी के आक्रमणों के बाद से लगभग 1000 साल के काले युग के दमन और शोषण की विरासत को भी पीछे छोड़ दिया है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि लंबे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान ने नए भारत और उसके पुनर्निर्माण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया है। स्वतंत्र भारत के ये लक्ष्य महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नायकों द्वारा निर्धारित किए गए थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से भारतीयों का रहन सहन निश्चित रूप से बेहतर हुआ है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अपनी श्रेष्ठ और स्वर्णिम नियति तक पहुंचने के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना है और प्रयास करना है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पारस्परिक सौहार्द के अभाव, उद्देश्यों और प्रयासों में कमी के कारण भारत को लंबे समय तक अधीनता और शोषण का सामना करना पड़ा है। इससे सीख लेते हुए सभी भारतीयों को अपने अपने सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कारों का पालन करते हुए भी भारतीयता की हमारी साझा भावना से बंधने की आवश्यकता है। ये विभिन्न विविधताओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करें, उसे सशक्त सबल करें। विभाजित भारत किसी शत्रु के लिए एक आसान लक्ष्य बन सकता है। एक मजबूत, अखंड और भावनात्मक रूप से एक भारत ही संदिग्ध इरादों के साथ बुरी नजर रखने वाले विरोधियों के विरुद्ध सशक्त रक्षा कर सकता है। 2022 में आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने लोगों से गरीबी, अशिक्षा, असमानता, लैंगिक भेदभाव, भ्रष्टाचार और सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू आज राजधानी दिल्ली में राज्यसभा के आवासीय परिसर की आधारशिला रखेंगे। ये परिसर आर.के. पुरम सेक्टर 12 में स्थित है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समारोह में वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा राज्यसभा महासचिव देशदीपक वर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आर.के. पुरम क्षेत्र में 2003 में राज्यसभा सचिवालय को 8,700 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया गया था, लेकिन कई कारणों से भूमि मिलने में देरी हुई। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में इसकी समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवरोधों को तत्काल दूर किया जाए। यहां पर राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए बहुप्रतीक्षित आवास के लिए दफ्तर का निर्माण भी प्रस्तावित है। और राज्यसभा टीवी पर आप इस समारोह का सीधा प्रसारण देख सकते हैं सुबह 11 बजे से। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसद डॉक्टर के केशव राव को हैदराबाद विश्वविद्यालय कोर्ट का सदस्य मनोनीत किया है। ये मनोनयन एक कैजुअल वैकेंसी के नाते किया गया है। उनकी नियुक्ति 8 अगस्त 2020 से प्रभावी हुई है। संसद के विभाग संबंधी स्थायी समितियों का कामकाज रफ्तार पकड़ने लगा है और इसी सिलसिले में आज मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक होनी है। बैठक में कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूलों, उच्च और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र की तैयारियों पर मंथन होगा। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुबह 9 बजे में खबरों का सिलसिला जारी है। हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं। हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी से नहीं हाथ धोने हैं, साबुन जरूर इस्तेमाल करना है। और जब आप हाथ मल रहे हो साबुन से, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। 20 सेकंड जरूर मलिएगा। ऊपर से भी ऐसे क्लीन करना जरूरी है और हाथ बदलते रहिए जरूर। मुझे लगता है 20 सेकंड खत्म हुए होंगे। हाथ अच्छी तरह से साफ कीजिए और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे सही तरह से सुखाना। भूलिएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
और अब बात कोरोना से जुड़े अपडेट की। देश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच के काम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 7 लाख से ज्यादा परीक्षण के नए रिकॉर्ड के साथ ही कोविड परीक्षण के मामले में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बीते कई दिनों से एक दिन में 6 लाख से ज्यादा परीक्षणों के सिलसिले को जारी रखते हुए भारत में कोविड परीक्षणों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 7,19,364 परीक्षण किए गए और अब तक 2 करोड़ 41 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के लगातार विस्तार से ही उपलब्धि संभव हुई है। परीक्षण के इस प्रकार के उच्च स्तर से प्रतिदिन पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ेगी। हालांकि राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वो व्यापक ट्रैकिंग, त्वरित आइसोलेशन और प्रभावी उपचार के संबंध में ध्यान केंद्रित करें और केंद्र की अगुवाई वाली परीक्षण, ट्रैक और उपचार की रणनीति का पालन करें। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उठाए जा रहे कदमों से स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक ही दिन में सबसे अधिक संख्या में स्वस्थ होने का भी नया रिकॉर्ड बना है और 53,879 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है। रिकवरी रेट बढ़कर 68.78% हो गया है और अब तक 15 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना रोगियों के ठीक होने और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर दुगने से ज्यादा हो चुका है। ठीक हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में 2.36 गुना के स्तर पर पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण में मृत्यु दर भी कम होकर 2.01% हो गई है। राज्यों के हालात की बात करें तो केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 ड्यूटी में तैनात अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना के तहत दावों की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है, क्योंकि ये योजना सितंबर तक ही उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि वो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, चिकित्सा कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों की सुरक्षा और देखभाल को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। राज्यों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 कर्मियों के खिलाफ हिंसा करने वालों के विरुद्ध महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत निवारक कार्रवाई शुरू करने के लिए भी कहा गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या फिर बढ़कर 1000 से ऊपर आ गई है। रविवार को राजधानी में 1300 नए मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही दिल्ली में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,45,427 तक पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 1,30,587 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 10,729 है और रिकवरी रेट 89.79% हो गया है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 12,248 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 5,15,332 हो गई है। इनमें 1,45,558 मामले सक्रिय हैं। 3,51,710 लोग ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 868 नए मामले सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 39,000 के पार हो गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटक में कल 5,985 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 1,78,087 हो गई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुजरात सरकार ने कोरोना महामारी के कारण सभी सार्वजनिक उत्सवों और समारोह पर रोक लगा दी है। जन्माष्टमी और अन्य त्योहारों के दौरान कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए यह निर्णय किया गया है। वहीं बात अगर वैश्विक स्थिति की करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,96,90,000 को पार कर चुकी है, जबकि 7,27,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां संक्रमितों की संख्या 50 लाख पार कर गई है। अमेरिका में अब तक 50,10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,62,500 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में अब तक 30,12,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 1,04,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। न्यूजीलैंड में पिछले 100 दिनों से कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे मील का पत्थर बताया है। हालांकि ये भी कहा है कि इस पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म के बारे में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई संजीवनी को लोकप्रिय बनाने में राज्यों के योगदान की सराहना की।
एक ऐतिहासिक उपलब्धि में राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ने 1.5 लाख से ज्यादा टेली परामर्शों को पूरा किया और अपने घरों में रहते हुए ही मरीजों को डॉक्टरों के साथ परामर्श करने में सक्षम बनाया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारी समुदाय से आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने में योगदान देने का आह्वान किया है। व्यापारी समुदाय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में बनी वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए ग्राहक जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों की भूमिका की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक के हुबली में एक रेलवे संग्रहालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को समर्पित किया। ये रेल संग्रहालय उत्तर कर्नाटक में अपनी तरह का पहला और मैसूरू में ऐतिहासिक रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे में अपनी तरह का दूसरा संग्रहालय है। मणिपुर में आज 1 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया गया है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को 1 दिवसीय विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस विधायकों ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया है। सदन में चर्चा और मतदान के लिए उपस्थित रहने के लिहाज से 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है। और अब बात मौसम से जुड़ी खबरों की। बिहार में बाढ़ का प्रकोप जारी है। बिहार के 16 जिलों के 75 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीमें प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम में लगी हैं। अब तक 5 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इधर केरल के राजमाला के इडुक्की में बीते शुक्रवार को हुए भूस्खलन में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। रविवार को 16 और शवों को निकाले जाने के बाद मृतकों की संख्या 42 पहुंच गई है। भारी बारिश के बीच रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान भी केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम और उससे लगी पश्चिम पूर्व में कम दबाव का क्षेत्र बनने से महाराष्ट्र के कई इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही तमिलनाडु के कई इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है। खबर श्रीलंका से, जहां पीपल्स पार्टी के 74 वर्षीय नेता महिंदा राजपक्षे ने रविवार को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। श्रीलंका की 9वीं संसद के लिए उत्तरी कोलंबो के उपनगर किलानिया में मौजूद ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर राज महाविहार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। रेल विभाग स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज से स्वच्छता सप्ताह मना रहा है। इस दौरान विशेष सफाई अभियान चलाए जाएंगे और रेल लाइनों, स्टेशनों, कार्यालयों, आवासीय बस्तियों, कार्यस्थलों और स्टेशनों के आसपास के इलाकों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेल लाइनों पर बिखरे प्लास्टिक कचरे को विशेष तौर पर हटाया जाएगा। बात खास शख्सियत की। पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी की आज जयंती है। एक मजदूर नेता से देश के चौथे राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर काफी शानदार रहा। इससे पहले वो उपराष्ट्रपति का पद भी संभाल चुके थे। वीवी गिरी ने बतौर सभापति राज्यसभा में कई मामलों में नई शुरुआत की। जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो सरकार को सुझाव दिया कि जिन दिनों सदन की कार्रवाई चल रही हो उस दौरान कोई भी मंत्री नई नीतियों का ऐलान ना करे। वीवी गिरी का ये सुझाव आगे चलकर परंपरा बन गया। राष्ट्र की सेवा में अहम योगदान के लिए वीवी गिरी को 1975 में भारत रत्न सम्मान दिया गया। उनका निधन 24 जून 1980 को हुआ। और आपको एक बार फिर बता दें कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू आज राजधानी दिल्ली में राज्यसभा के आवासीय परिसर की आधारशिला रखेंगे। वो इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करेंगे। राज्यसभा टीवी पर आप इस समारोह का सीधा प्रसारण देख सकते हैं सुबह 11 बजे से। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।